Hello friends, welcome back to my channel SSM Learning. How are you? I hope so you are all fine. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गुण निरपेक्षता। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम टॉपिक के नाम के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि गुण निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। गुण निरपेक्षता का अर्थ होता है, पहले जानते हैं गुट। गुट का मतलब होता है समूह। गुट का मतलब होता है समूह, और निरपेक्षता का मतलब होता है अलग होना, यानी कि उन सबके अंदर शामिल ना होना, अलग होना। अब बोलता क्या है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी नीति, एक ऐसी विचारधारा कि जिसके थ्रू हम किसी भी गुट के अंदर शामिल ना हो, उसे गुट निरपेक्षता कहा जाता है। गुट निरपेक्षता की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये जान लेते हैं कि गुट निरपेक्षता की हमें जरूरत पड़ी कि इस वजह से हमें गुट निरपेक्षता को अपनाना पड़ा। गुट निरपेक्षता जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके समय में हमारे 1956 के अंदर गुट निरपेक्षता नीति सबके सामने आई। इसके अंदर जब पूरा विश्व दो अलग अलग भागों में, जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था तो पूरे विश्व के अंदर महाशक्तियों ने दो अलग अलग भागों में बट गई थी। पहला भाग जो था वो मित्र राष्ट्र, दूसरा भाग ध्रुवीय राष्ट्र के तौर पे अलग अलग बट गया था। एक का अमेरिका संचालन कर रहा था, एक का दूसरा राष्ट्र संचालन कर रहा था। ऐसे दो अलग अलग भागों में बट गया। लेकिन उस टाइम पे जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, यानी कि जो उसी टाइम पे नए नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उन राष्ट्रों ने इसकी नींव रखी थी, गुट निरपेक्षता की नींव रखी थी। गुट निरपेक्षता नीति जो थी उसके अंदर 5 राष्ट्र जो थे, इनको उन्होंने अहम रोल निभाया था। उनके अंदर भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, ये 5 राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर अपना अहम योगदान दिया था। इसके अंदर ये जो इनकी पहली बैठक यूगोस्लाविया की राजधानी जो थी, जो कि बेलग्रेड थी, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर इनकी पहली बैठक हुई, जो कि सन 1961 के अंदर हुई थी। 1961 के अंदर बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी थी, उसके अंदर हुई थी। इसके अंदर विश्व के जो कि 5 राष्ट्र थे, इन पांचों के 5 राष्ट्रों के अहम व्यक्ति शामिल हुए। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो गए थे, मिस्र से गए थे गमाल अब्दुल नासिर साहब गए थे, इंडोनेशिया से सुगर्णो, और आपके घाना की तरफ से बारमे एम क्रूमा ये शामिल हुए थे। इन्होंने वहां पे अहम रोल निभाया, यानी भारत ने, इंडोनेशिया ने, इन सब ने अपना अहम रोल निभाया। और अहम रोल निभाते हुए इन्होंने कुछ इस नीति के उद्देश्य जाने कि हमें इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस नीति की आवश्यकता जो थी वो कुछ उद्देश्य थे, जैसे पंचशील तत्वों को बढ़ावा देना। इसके अंदर भारत का अहम रोल था। भारत जो था, भारत मानता था कि पंचशील तत्व जो है उनको बढ़ावा दिया जाए, कि ताकि इससे विश्व के अंदर शांति बनी रहे, विश्व के अंदर शांति कायम रहे। दूसरा, मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, यानी कि जो मैत्री संबंध है आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता बनाए रखेंगे। अगर मित्रता बनी रहेगी तो कोई शत्रुता का भाव नहीं रहेगा, अगर शत्रुता नहीं रहेगी तो युद्ध की संभावना खत्म हो जाएगी, यानी युद्ध नहीं होगा तो फिर हमें किसी प्रकार की टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बोलते हैं कि वैश्विक समस्याओं को सुलझाना। भारत बोलता था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर हम वैश्विक समस्याओं को बातचीत से सुलझा सकें तो हमारी जो युद्ध है, युद्ध की जो नीति है वो समाप्त हो सकती है, यानी कि युद्ध की जो भावना खत्म हो सकती है। आगे बोलता है लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता, यानी कि विश्व के अंदर अगर हम लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को माने, यानी कि अगर हम विश्व के अंदर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, हर देश अपने उसके अंदर राजनीति के अंदर इस्तेमाल करें, तो ये क्या नाम है, युद्ध कभी शुरू ही नहीं होगा। आगे होता है अहिंसा और विश्व शांति, यानी कि विश्व के अंदर अहिंसा के द्वारा काम किया जाए। आगे होता है क्षेत्रीय सहयोग, एक दूसरे के साथ हम क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखेंगे तो हमारी शक्तियों में बढ़ोतरी होगी, हमारी शक्तियां बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। अगर कम नहीं होंगी तो हम, अगर मान लो शक्तियां बढ़ेंगी तो हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हमारी जो युद्ध है, युद्ध समाप्त हो जाएगा, युद्ध होगा ही नहीं। यानी जो शीत युद्ध जब चल रहा था, उस शीत युद्ध के दौरान जो थी सबके सब व्यक्तियों की भावना चल रही थी कि भाई हम इस देश के संग युद्ध कर लें, इस देश से युद्ध कर लें। लेकिन जब गुट निरपेक्षता नीति सामने आई, उसके अंदर शुरू के 5 राष्ट्र, धीरे धीरे और राष्ट्र जुड़ते चले गए, राष्ट्रों की संख्या बढ़ गई, और इसकी वजह से एक टाइम पे शीत युद्ध का प्रभाव कम हो गया था। अब हम एक करके जानेंगे भारत के इसके अंदर कि भारत की क्या अहम भूमिका रही, भारत की भूमिका को जानेंगे हम।
गुट निरपेक्षता नीति के अंदर भारत ने अपना अहम योगदान प्रस्तुत किया। जब जब गुट निरपेक्षता नीति का सम्मेलन होता था, भारत उसके अंदर शामिल हुआ और भारत का उसके अंदर एक अहम योगदान सामने देखा जा सकता है। भारत ने जब गुट निरपेक्षता नीति बनी नहीं थी, उससे पहले भी इसका योगदान रहा था विश्व के अंदर एक अलग ही तरीके से, यानी कि देखा जा सकता है 1946 यानी 1946 के अंदर जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति चल रही थी, उसका भारत ने विरोध किया था। भारत ने उसका विरोध किया, उसका परिणाम सन 1986 के अंदर, 1986 के अंदर देखा जा सकता है। 1986 में हम जानेंगे रंगभेद की नीति पढ़ेंगे, हम रंगभेद की नीति के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार से इसका वहां पर विकास विस्तार हुआ था, यानी कि किसका, भारत का। ठीक है, भारत का किस तरह से विकास विस्तार हुआ था। अब जानते हैं कि भारत एक एक करके पॉइंटों के बारे में, यानी कि पहला पॉइंट था कि भारत की भूमिका किस किस के अंदर रही। भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंदर अपनी भूमिका निभाई थी, आर्थिक विकास व निशस्त्रीकरण के अंदर अपना योगदान दिया था, उसने अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए थे। विश्व में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और सर्व कल्याण के अंदर अपने विचार विमर्श किए थे, जिसकी वजह से विश्व के अंदर एक शांति कायम हुई, विश्व के अंदर एक अच्छी तरह से नीति बनी थी। आतंकवाद हो गया, अंतरराष्ट्रीय शांति व राष्ट्रों के बीच में संप्रभुता का एक मुद्दा हो गया, या फिर रंगभेद की नीति होगी, मानवाधिकार की रक्षा होगी। ऐसे कई सारे बड़े बड़े मुद्दों पर भारत ने अपना विचार सामने विश्व के अंदर प्रस्तुत किए। अब एक करके जानते हैं। सबसे पहले साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था वो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर हुआ था। वहां पे जब बेलग्रेड के अंदर हुआ तो वहां पे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का वहां पे विरोध किया गया। कौन? भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो इसमें शामिल हुए थे। भारत की तरफ से जो नेता गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध किया था। दूसरा, यानी कि अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं, जो कि मानवाधिकार की रक्षा। मानवाधिकार की रक्षा जो है ये छठा सम्मेलन था। ये जो था ये हमारा पहला सम्मेलन था, बताया अभी, ये छठा सम्मेलन था। ये छठा सम्मेलन जो हुआ, मानव अधिकार की रक्षा जो हुई, इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि क्यूबा की राजधानी हवाना जो थी उसके अंदर ये सम्मेलन हुआ था। इसके अंदर चौधरी चरण सिंह जो थे, उस टाइम के तत्कालीन जो नेता थे, उनको जाना चौधरी चरण सिंह जी को, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी जा नहीं पाए। फिर भी भारत का इसमें योगदान रहा। उन्होंने मानव अधिकार की रक्षा के लिए अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए थे। अगला, यानी कि हमारा आर्थिक विकास व निशस्त्रीकरण जो है, ये 7वीं बैठक हुई थी। ये जो 7वीं बैठक थी, अच्छा मैंने इसके बारे में ये बताया, ये जो हुई थी आपकी मानव अधिकार जो हुआ था, ये वाला जो हुआ था सन 1979 के अंदर हुआ था, 1979 के अंदर हुआ था। इसके बाद ये वाला इसके अंदर जो हुआ था, चौधरी चरण सिंह जी जाना था लेकिन वो जा नहीं पाए। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक विकास निशस्त्रीकरण। ये जो हुआ था ये भारत के अंदर हुआ था, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ था 7वां सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी शामिल हुई, यानी कि उस टाइम की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो शामिल हुई। उन्होंने विश्व के अंदर शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन बोला गया। इसके अंदर इंदिरा गांधी ने निशस्त्रीकरण के ऊपर जोर दिया, उसके साथ साथ आर्थिक विकास होता उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। यानी कि इसको बोला जा सकता है कि अब तक जितने भी सम्मेलन हुए उन सब के अंदर सबसे अहम और सबसे ज्यादा योगदानपूर्ण सम्मेलन शामिल हुआ। उसके बाद 7वां सम्मेलन समझ में आ गया। उसके बाद 7वें सम्मेलन के बाद हुआ था 8वां सम्मेलन। ये 8वां सम्मेलन जो हुआ वो था रंग भेद की नीति के खिलाफ। ये जो हुआ था अफ्रीका, इसको वैसे जब ये हुआ था मैंने बताया 1946 के अंदर, जब भारत की तरफ से अपने दक्षिण अफ्रीका के अंदर विचार विमर्श प्रस्तुत किए जा रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ विचार विमर्श प्रस्तुत किए जा रहे थे। उस टाइम पे उसी का जो परिणाम था यहाँ देखा गया, यहाँ पे अफ्रीका कोष तैयार किया गया, यहाँ पे अफ्रीका कोष तैयार किया गया था। ठीक है, इसके अंदर जो था ये जो हुआ था ये मतलब रंग भेद की जो नीति थी, रंग भेद की नीति वाला जो था आपका 8वां सम्मेलन था 1986 के अंदर किया गया था। 1986 के अंदर ये तैयार किया गया था। इस सम्मेलन के अंदर ये मैं बताता हूँ, ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे था। ये सम्मेलन हुआ था जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे के अंदर। ये सम्मेलन जब वहां पे हुआ था, उसके अंदर भारत की तरफ से शुरू से भारत रंग भेद की नीति के खिलाफ था, क्योंकि भारत के अंदर देखा जाता है कि भारत के अंदर ब्लैक कलर के लोग जाते हैं, यानी कि बोला डार्क रंग के लोग भारत में जाते हैं। और देशों के अंदर
कहीं जैसे कि जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश में वहाँ पे व्हाइट रंग के लोग ज्यादा हैं, इस वजह से रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ भारत ने बहुत ज्यादा अपना योगदान प्रस्तुत किया था। अब 8वें के बाद बात करते हैं 9वें के बारे में। ये जो 9वां सम्मेलन हुआ था, विश्व में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय व सर्व कल्याण का सम्मेलन। ये जो सम्मेलन हुआ था आपका 9वां सम्मेलन सन 1989 के अंदर यूगोस्लाविया के अंदर किया गया था। सन 1989 के अंदर किया गया था। ये सन 1989 के अंदर यूगोस्लाविया की राजधानी जो थी बेलग्रेड, उसके अंदर एक सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन के अंदर भारत की तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह को शामिल किया गया। जब ये गए इन्होंने इसके अंदर विश्व में स्वतंत्रता, समानता, मतलब कि कई सारे मुद्दों पर बात करी। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि विश्व के अंदर, इन्होंने अपने जो विचार दिए थे उसमें बताया गया था कि इन्होंने बोला था कि विश्व के अंदर अगर हम सभी की सभी एकता से काम करें, अगर हम एकता बनाए रखें तो विश्व के अंदर और अच्छी तरह से अपनी उन्नति, अपना विकास कर सकते हैं। इसके अलावा और उन्होंने कई सारे विचार विमर्श प्रस्तुत किए। उसके अंतर्गत आते हैं सर्व कल्याण, सबका कल्याण एक तरीके से हो, सबका विकास एक तरीके से हो। अगला जो हमारा आता है टॉपिक वो है आतंकवाद। आतंकवाद जो है, आतंकवाद ये सम्मेलन 15वें में हुआ था। ये 15वें सम्मेलन के अंदर हुआ था, 15वां सम्मेलन, ठीक है। 15वें सम्मेलन के अंदर ये तैयार किया गया था। ये वाला जो था हमारा आतंकवाद जो था, ये मिस्र के शर्म एल शेख के अंदर किया गया था। और ये शर्म एल शेख के अंदर किया गया था। इसके अंदर भारत की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शामिल हुए थे। ये आतंकवाद वाला जो था ये सन 2009 के अंदर किया गया था सम्मेलन। इसके अंदर भारत की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शामिल हुए। उन्होंने इसके अंदर अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करते हुए कहा था कि विश्व के अंदर जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद की वजह से युद्ध जो है वो तैयार किए जाते हैं। आतंकवाद की वजह से जो है हमारे देश हो गया और अन्य देश जो हो गए, उनके बीच में युद्ध जो है मतलब कि एक तरह फूट डाली जाती है। अगर हम आतंकवाद का विरोध करें, आतंकवाद को समाप्त कर दें, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से विश्व के अंदर एक विकास की लहर उठ सकती है। अब जो लास्ट यानी कि जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, ये है अंतरराष्ट्रीय शांति व राष्ट्रों की संप्रभुता। ये वाला जो था ये 17वां सम्मेलन था। ये 17वां सम्मेलन था जो कि वेनेजुएला के अंदर हुआ था। 17वां सम्मेलन जो कि वेनेजुएला के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय शांति व संप्रभुता को जोड़ दिया गया। बोला गया कि अगर सबके सब राष्ट्रों के बीच में अगर संप्रभुता बनी रहे तो इसका विकास अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन माना जाता है, कहा जाता है कि जो गुटनिरपेक्षता है एक ऐसी अच्छी नीति है जिसके द्वारा विश्व के अंदर कई सारे युद्धों को, मतलब कि जो युद्ध हो सकते थे उन युद्धों को रोका गया, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या है कि विश्व के अंदर शांति बनी हुई है। फिर भी अब तक जितने भी ये सम्मेलन हुए, उन सम्मेलन के अंदर केवल और केवल ऐसा 2 बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हुए, क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी हुए, और पहले हमारे प्रताप सिंह जी जो हुए। ये केवल 2 ही एक ऐसे थे जो कि सम्मेलन के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी इनके विचार विमर्श इतने मजबूत थे। ये कहा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता नीति जो है वो कभी किसी भी एक निर्धारित समय पे नहीं हो रही। यानी हम टाइम देख सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इनका कोई नियमित समय नहीं है। जब मन करता है यानी कि जब जरूरत पड़ती है तब हम गुटनिरपेक्षता नीति का सम्मेलन कर लेते हैं, ठीक है।